हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू सेशन। आज की क्लास में हम पॉलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर करेंगे विच इज फंडामेंटल राइट, इट्स प्रोविजंस एंड इट्स एक्सेप्शंस। तो फंडामेंटल राइट किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। एक क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट और उसके आर्टिकल्स और उसके क्लॉजेस से देखने को मिल जाता है। सो आज की क्लास में हम प्रॉपर फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करेंगे, एक एक आर्टिकल्स को समझेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट बन सकता है अलग से फंडामेंटल राइट से, वो हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो आज क्या क्या देखने वाले हैं हम फंडामेंटल राइट में। सबसे पहले तो बेसिक ओवरव्यू देखेंगे हम, व्हाट इज फंडामेंटल राइट और कितने तरह के फंडामेंटल राइट्स हैं। फिर हम फीचर्स को समझेंगे फंडामेंटल राइट्स के, डेफिनेशन ऑफ स्टेट समझेंगे जो फंडामेंटल राइट में मेंशन है। उसके अलावा एक एक करके हम राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, उसके साथ साथ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये मेजरली 6 फंडामेंटल राइट्स को समझेंगे और कुछ एक्सेप्शंस एंड क्रिटिसिज्म रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स भी हम समझेंगे। सो आज के टॉपिक में हम 6 फंडामेंटल राइट्स को समझने वाले हैं। मौलिक अधिकारों की विशेषताएं, राज्य की परिभाषा और जिसमें अलग अलग गुणवत्ता का अधिकार, समानता का अधिकार, उसके साथ साथ स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सब राइट्स हम पढ़ने वाले हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। The images used in our site deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and owner of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे साइट डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के स्वामी हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। तो सबसे पहले एक बेसिक ओवरव्यू देख लेते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, क्या क्या इंपॉर्टेंट बन सकता है। सबसे पहले अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में फंडामेंटल राइट को एक्सप्लेन किया गया है, तो पार्ट 3 भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लेन किया गया। और आर्टिकल कौन कौन से होंगे फंडामेंटल राइट्स के लिए, 12 टू 35। तो आर्टिकल 12 से 35 तक पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। हम सबको पता है जो हमने फंडामेंटल राइट्स हैं वो कहां से कॉपी किए हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से कॉपी किए हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन की पार्ट 3 को हम किस नाम से जानते हैं, मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपसे पूछे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है तो पार्ट 3। और पार्ट 3 में क्या मेंशन है, फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। क्लियर? ओके, अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो जस्टिकेबल इन नेचर हैं। जस्टिकेबल इन नेचर का मतलब क्या है, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स अबॉलिश होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में डायरेक्ट अपील कर सकते हैं। तो ये बेसिकली न्याय संगत मौलिक अधिकार है जिसे हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जरूरत पड़ने पर चैलेंज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो हमारे संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, या सिंपली मैं बात करूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें फंडामेंटल राइट अच्छे से एलेबरेट किए हैं एज कंपेयर टू यूएसए। जब हम यूएसए की बात करते हैं, हमने यूएसए से कॉपी किया है, ठीक है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन है अबाउट फंडामेंटल राइट्स। सो फंडामेंटल राइट आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 है, आगे हम देखेंगे, जो गारंटी देता है कि किसी भी पर्सन को बिना डिस्क्रिमिनेशन के क्या दे दिए जाएंगे, फंडामेंटल राइट्स दे दिए जाएंगे। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इंडिविजुअल की इक्वालिटी को मेंटेन करते हैं, डिग्निटी को मेंटेन करते हैं और उसके साथ साथ लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट और यूनिटी ऑफ द नेशन यानी राष्ट्र की एकता को बनाए रखने में भी कहीं ना कहीं मदद करते हैं। क्लियर? उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो इन शॉर्ट दे एम एट एस्टेब्लिश अ गवर्नमेंट ऑफ लॉ नॉट ऑफ मैन। मीन्स जो फंडामेंटल राइट है वो कहीं ना कहीं इस चीज पे जोर देते हैं कि जो कानून है वो कानूनों की सरकार स्थापित करना है, या इनका मेन पर्पस है टू फॉर्म अ गवर्नमेंट ऑफ लॉ नॉट अ गवर्नमेंट ऑफ मैन।
तो इस पूरे फंडामेंटल राइट के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे फंडामेंटल राइट हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, वो हमारे डेमोक्रेसी को हाईलाइट करते हैं, इक्वालिटी को, और प्रोटेक्ट करते हैं इंडिविजुअल की फ्रीडम्स को। तो आगे आगे चल के आपको धीरे धीरे समझ आएगा कैसे ये लोकतंत्र के लिए काम करते हैं, कैसे इक्वालिटी की, समानता के लिए काम करते हैं, और कैसे एक इंडिविजुअल की स्वतंत्रता को, इंडिविजुअल की फ्रीडम्स को ये सुनिश्चित करते हैं। एक बार जनरली ओवरव्यू देख लेते हैं। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, अभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने अमेंडमेंट्स देखे हैं, तो वहां से भी आप रिलेट करोगे। जब इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो देयर वर 7 फंडामेंटल राइट्स। कितने मौलिक अधिकार हुआ करते थे हमारे? 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। और हम लोगों ने पढ़ा है 44th अमेंडमेंट 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया गया। तो एट प्रेजेंट कितने हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं? 6। तो अभी संपत्ति का अधिकार नहीं है, पहले 7 हुआ करते थे, और एट प्रेजेंट कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 7, सॉरी 6, और पहले 7 थे। तो जो एक फंडामेंटल राइट था कौन सा था? राइट टू प्रॉपर्टी, जिसे हटाया गया। कब हटाया गया? 44th अमेंडमेंट 1978 में। तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा फंडामेंटल राइट होगा राइट टू इक्वालिटी, जो किस से किस आर्टिकल तक है? आर्टिकल 14 टू 18 तक हम इक्वालिटी देखेंगे, समानता का अधिकार। नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार 19 टू 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23-24, शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक देखेंगे। और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट हम देखेंगे 29 और 30। उसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, जो अभी फंडामेंटल राइट नहीं है, जो आर्टिकल 31 में आता था। और लास्ट राइट हम जो देखेंगे, संवैधानिक औपचारिकता का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसे सॉल ऑफ फंडामेंटल राइट के नाम से भी जाना जाता है। और किस आर्टिकल के अंदर आता है ये? आर्टिकल 32। सो इनिशियली 7 थे, अभी 6 हैं। तो जो हटाया गया एक बार पहले वो देख लेते हैं। किस अमेंडमेंट में हटाया गया था इसे? 44th अमेंडमेंट में। कब हटाया गया था? 1978 में। अभी ये फंडामेंटल राइट की जगह लीगल राइट है, और इसे किस आर्टिकल के अंदर डाला गया है? 300A। तो ये आर्टिकल 300A में हर क्लास में बता रहा हूँ जहां से भी लिंक हो रहा है, क्योंकि ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है कि अभी हमारा राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है, जिसे आर्टिकल 300A के अंदर मेंशन किया हुआ है। क्लियर? ओके। सो एट प्रेजेंट जैसे हमने बताया, पहले 7 फंडामेंटल राइट्स थे, और अभी कितने फंडामेंटल राइट्स बचे हुए हैं? ये 6 फंडामेंटल राइट्स बचे हुए हैं। आपको राइट टू प्रॉपर्टी को हटाना है, बाकी सारे अभी एज इट इज हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़े से फीचर समझ लेते हैं। अभी हमने बेसिक ओवरव्यू समझा है फंडामेंटल राइट्स का, अब हम समझेंगे फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले हम बात करें तो एप्लीकेबिलिटीज की, इनकी प्रायोजकता की क्या है। बेसिकली ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिटीजन और नॉन सिटीजन्स के लिए हैं, इंक्लूडिंग फॉरेनर्स एंड लीगल पर्संस लाइक कॉर्पोरेशन। बट ऐसा नहीं है कि सारे फंडामेंटल राइट सारे नॉन सिटीजन्स को भी मिलेंगे। कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो सिटीजन्स, नॉन सिटीजन्स के लिए, कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो नॉन सिटीजन्स या फॉरेनर्स को नहीं दिए जाते। क्वालिफाई नेचर, ये बेसिकली रीजनेबल, रेस्ट्रिक्टेड और कैन बी इम्पोज बाय द स्टेट्स। पूर्ण नहीं है, राज्य द्वारा उचित प्रबंध लगाए जा सकते हैं। उसके साथ साथ जुडिशरी सिस्टम जो है वो भी क्या कर सकती है? इन पे रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, ताकि बैलेंस किया जा सके इंडिविजुअल के राइट्स को, सोसाइटी के इंटरेस्ट को। प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्टेट एंड प्राइवेट एक्शन, राज्य और नीति कार्रवाई के विरुद्ध संरक्षण। ये सेफगार्ड करते हैं अगेंस्ट आर्बिट्रेशन स्टेट एक्शन के रिगार्डिंग। सम राइट ऑल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्शन ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स। अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल हमारे खिलाफ कोई एक्शन ले रहा है, तो बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमें क्या करते हैं? उससे रिलेटेड प्रोटेक्शन देते हैं। उसके अलावा नेगेटिव पॉजिटिव राइट्स में भी डिवाइड किया गया है। जैसे सम राइट इम्पोज लिमिटेशन ऑन स्टेट अथॉरिटीज, जिन्हें नेगेटिव राइट्स कहा जाता है, जबकि कुछ राइट्स हैं जो स्पेशल प्रिविलेजेस की तरह काम करते हैं, जिन्हें पॉजिटिव राइट कहा जाता है। जस्टिकेबिलिटी हमने पढ़ा है कि क्या है? ये जस्टिकेबल इन नेचर है। अगर ये वायलेट होते हैं तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में इन्हें क्या कर सकते हैं? चैलेंज कर सकते हैं। तो एनफोर्सेबल बाय सुप्रीम कोर्ट, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स बेसिकली अबॉलिश होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट इन्हें डिफेंड करता है और गारंटी देता है इन्हें प्रोटेक्ट करने की। तो हम सीधा कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं विदाउट गोइंग टू लोअर कोर्ट। अमेंडमेंट एंड बेसिक स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। केशवानंदा भारती केस के बाद 1973 में फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट तो किया जा सकता है, पर उनके बेसिक स्ट्रक्चर को, जो उनके मूल ढांचा है, उसमें पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं है कि वो क्या कर सके? कोई भी परिवर्तन कर सके।
सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी, अगर देश में इमरजेंसी लगती है तो इन्हें क्या किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। और कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे होंगे जिन्हें कभी भी सस्पेंड नहीं किया जाएगा। जैसे अगर देश में नेशनल इमरजेंसी लगती है ड्यू टू वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, देश में या तो युद्ध की वजह से या कोई बाहरी अनुरोध की वजह से, आतंकी हमले की वजह से इमरजेंसी लगती है, तो आर्टिकल 19 को तुरंत सस्पेंड कर दिया जाएगा। आर्टिकल 19 क्या है आगे समझेंगे, जिसमें 6 तरह की फ्रीडम मिलती है। उसके अलावा इमरजेंसी के टाइम पे आर्टिकल 20 और 21 किसी भी कीमत पे सस्पेंड नहीं हो सकते। तो फंडामेंटल राइट का कुछ प्रोविजन भी है इमरजेंसी से रिलेटेड कि जब भी देश में नेशनल इमरजेंसी लगेगी, 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया जाएगा वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के दौरान। क्लियर? रेस्ट्रिक्शंस इन आर्म फोर्स एंड सिमिलर सर्विसेज, पार्लियामेंट चाहे तो आर्म फोर्सेस को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को, पुलिस फोर्सेस को, इंटेलिजेंस एजेंसीज के आर्टिकल्स को या फंडामेंटल राइट्स को रोक सकती है अंडर आर्टिकल 33। तो आर्टिकल 33 आपको समझ लेना, आर्टिकल 33 में पार्लियामेंट के पास पावर दी है कि पार्लियामेंट जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं उनके फंडामेंटल राइट को अबॉलिश कर सकती है जरूरत पड़ने पर देश हित के लिए। ठीक। रेस्ट्रिक्शन ड्यूरिंग मार्शल लॉ, अगर देश में कहीं मार्शल लॉ लग जाता है तो बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स को रोक दिया जाता है अंडर आर्टिकल 34। तो आर्टिकल 34 भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया क्या होगा, कि मार्शल लॉ के टाइम पे बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। तो एनफोर्सबिलिटी की बात करूं मैं, तो एनफोर्सबिलिटी में क्या कहा गया, आर्टिकल 35 में एक्सप्लेन किया गया है कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए समय समय पर कानून बना सकती है। तो कुछ फंडामेंटल राइट्स तो ऐसे होते हैं वो डायरेक्टली लागू हो जाते हैं, सेल्फ प्रोक्लेम्ड हो जाते हैं, डायरेक्ट एनफोर्सेबल हो जाते हैं। कुछ को एनफोर्स करने के लिए पार्लियामेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो आर्टिकल 35 कहता है कि पार्लियामेंट चाहे तो फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्सेबल बनाने के लिए और भी कानून बना सकती है। तो आर्टिकल 33, 34, 35 तीन आर्टिकल्स बेसिकली हमने कवर कर लिए हैं यहाँ पर। क्लियर? तो अब स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ स्टेट से। देखो हमने पढ़ा है कि 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स है, जिसमें हम 14 टू 32 देखेंगे प्रॉपर 6 फंडामेंटल राइट। तो स्टार्टिंग का जो आर्टिकल 12 और 13 है उसमें अलग क्लोजेस हैं, और 33, 34, 35 में अभी समझा चुका हूँ, मार्शल लॉ से रिलेटेड है, पैरामिलिट्री या जितनी भी हमारी फोर्सेस हैं उनसे रिलेटेड और पार्लियामेंट से रिलेटेड है। तो पहले हम 12 और 13 समझेंगे और उसके बाद प्रॉपर 14 टू 32 समझेंगे, क्योंकि 33, 34, 35 हमने समझ लिया है। तो आर्टिकल 12 की अगर मैं बात करूं तो इसमें डेफिनेशन दी गई है स्टेट की। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ स्टेट? स्टेट तो हम सबको पता है क्या होता है। देखो फंडामेंटल राइट में जगह जगह स्टेट का इस्तेमाल किया गया है कि स्टेट ये करेगा, स्टेट ये करेगा। तो स्टेट का एक्चुअल में मतलब क्या होगा वो एक्सप्लेन किया गया है आर्टिकल 12 में। तो अगर आपसे पूछे स्टेट की डेफिनेशन फंडामेंटल राइट में कहां पर दी गई है, आर्टिकल 12 में। जैसे हमने डीपीएसपी पढ़ा था, डीपीएसपी में आर्टिकल 36 में किसकी डेफिनेशन दी गई थी, स्टेट की डेफिनेशन दी गई थी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट? यानी डीपीएसपी में जहां जहां स्टेट वर्ड यूज होगा उसका मतलब क्या होगा, सेम फंडामेंटल राइट में जहां जहां स्टेट वर्ड यूज होगा उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होगा, ये कहां पर एक्सप्लेन किया गया, आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब स्टेट का क्या मतलब होगा? स्टेट का मतलब होगा कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है। मतलब यहाँ पे बात किया गया है कोई भी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी लोकल अथॉरिटी जैसे म्युनिसिपैलिटीज, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, और कोई भी अदर अथॉरिटीज जो स्टैच्यूरी और नॉन स्टैच्यूरी बॉडीज एंड लाइक LIC, ONGC, सेल एटसेट्रा। तो आपको सिंपल समझना है, जब भी फंडामेंटल राइट में स्टेट वर्ड यूज किया जाएगा उसका सिंपल सा मतलब क्या होगा, स्टेट का मतलब होगा कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए यूज किया जा सकता है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए यूज किया जा सकता है, कोई भी लोकल अथॉरिटीज के लिए यूज किया जा सकता है, कोई भी स्टेचुअरी बॉडी के लिए स्टेट वर्ड का यूज किया जा सकता है। तो स्टेट का मतलब कोई लिमिटेड नहीं होगा कि कोई राज्य सरकार, स्टेट का मतलब इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो आर्टिकल 12 समझ आया। अब व्हाट इज आर्टिकल 13? आर्टिकल 13 मैं सिंपल लैंग्वेज में पहले आपको समझाऊंगा फिर हम समझेंगे। आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी ऐसा राज्य सरकार कानून बनाती है, कोई भी स्टेट ऐसा कानून बनाता है। अब स्टेट का मतलब क्या हो गया, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी लोकल बॉडी, कोई भी स्टेचुअरी बॉडी। तो कोई भी स्टेट अगर ऐसा कानून बनाता है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीन रहा है, हमारे फंडामेंटल राइट को अबॉलिश कर रहा है, तो उस कानून को तुरंत ही अवैध घोषित कर दिया जाना चाहिए। या संविधान लागू होने से पहले अगर कोई भी ऐसा कानून था जो हमारे फंडामेंटल राइट को अबॉलिश कर रहा है, तो उस कानून को भी तुरंत क्या डिक्लेयर कर देना चाहिए, अबॉलिश डिक्लेयर कर देना चाहिए।
अगर नहीं किया है तो आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके और आर्टिकल 226 का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस कानून को, उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेंगे। तो समझ आया? ऐसे सपोज करो जैसे मैं अभी यूपी में बैठा हूं, यूपी सरकार लेट्स सपोज करो हाइपोथेटिकली एक कानून बना सकती है कि कोई भी इंसान खुले में बोल नहीं सकता, अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो मेरे पास तो फंडामेंटल राइट है ना, राइट टू स्पीच एंड लिबर्टी का, एक्सप्रेशन का, सॉरी राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का है, आर्टिकल 19 मुझे प्रोवाइड कर रहा है। तो मतलब अगर सरकार ने ऐसा कानून बनाया तो मेरा फंडामेंटल राइट छिन रहा है। तो अगर कोई भी सरकार ऐसा कानून बनाती है तो उसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के थ्रू तुरंत क्या डिक्लेयर कर देना चाहिए? अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देना चाहिए। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि कोई भी ऐसा लॉ बन रहा है जो फंडामेंटल राइट्स को वॉलिड कर रहा है तो उसे कानून को शून्य मान लिया जाएगा, या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत उसे असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेंगे। क्लियर? उसके अलावा जैसे हम सबको पता है केशवानंदा भारती केस में क्या हुआ था? केशवानंदा भारती केस में जो 1973 में डिसीजन आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा था कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज तो कर सकती है बट फंडामेंटल राइट के बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं कर सकती। अगर बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज पाया गया तो उस अमेंडमेंट को भी क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा? वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, अवैध या अमान्य डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये लाइन हम कई बार डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। क्लियर? थोड़ा सा समझ लेते हैं फंडामेंटल राइट फॉर फॉरेनर्स, या कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिटीजन्स के लिए, फॉरेनर्स के लिए नहीं है। आर्टिकल 15 है। आर्टिकल 15 जो किस क्या करता है? प्रोविजन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ प्लेस। आर्टिकल 15 सिर्फ किसको दिया जाएगा? सिटीजन्स को दिया जाएगा। ऐसे फंडामेंटल राइट्स जो फॉरेनर्स और इंडियंस दोनों के लिए हैं। सबसे पहले तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून से सबको प्रोटेक्शन मिलेगी, चाहे कोई इंडियन हो चाहे बाहर का हो। इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो आर्टिकल 16 है वो भी सबके लिए है। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस जो आर्टिकल 20 के अंदर है। प्रोटेक्शन जो ऑफेंस से रिलेटेड है, अभी हम एक एक करके सारे समझेंगे। उसके अलावा 6 राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ प्रोटेक्शन जो आर्टिकल 19 के अंदर मिलती है, स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट्स, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन। तो आर्टिकल 19 के अंदर जो है वो भी किसके लिए है? फॉरेनर्स और इंडियन दोनों के लिए है। जीने का अधिकार आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन ये भी दोनों को दिया जाएगा। राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आर्टिकल 30। आर्टिकल 22 अरेस्ट और डिटेंशन से रिलेटेड सर्टेन केसेस में प्रोटेक्शन मिलेगी, ये भी फॉरेनर्स और इंडियंस दोनों को मिलेगा। जो मानव तस्करी और फोर्स लेबर है जो आर्टिकल 23 के अंदर एक्सप्लेन किया गया, उस वो फंडामेंटल राइट भी दोनों को दिया जाएगा, फॉरेनर्स और इंडियंस को। जो चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट है फैक्ट्रीज में, उसको रोकने के लिए आर्टिकल 24 है, ये भी दोनों को दिया जाएगा, इंडियन एंड फॉरेनर्स को। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भी जो आर्टिकल 25 में है वो दोनों को दिया जाएगा। अपने अपने रिलीजियस अफेयर्स मैनेज कर सकते हैं, धार्मिक मामलों का प्रबंधन कर सकते हैं, अनुच्छेद 26 के तहत ये भी दोनों को दिया जाएगा। फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन आर्टिकल 27 जिसमें कहा गया है कि जो करों के भुगतान के लिए स्वतंत्रता है वो भी दोनों को दी जाएगी। कोई भी रिलीजियस वर्शिप अटेंड कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अटेंड कर सकते हैं, आर्टिकल 28 के तहत वो भी दोनों को दिया जाएगा। तो ये वो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स हैं जो दोनों को प्रोवाइड किए जाते हैं। क्लियर? तो फॉरेनर्स के लिए भी हैं और ये इंडियन सिटीजन्स के लिए भी हैं। तो ये हमने बेसिक ओवरव्यू देख लिया है जिसमें हमने 7 और 6 फंडामेंटल राइट्स में डिवीजन किया, फंडामेंटल राइट के फीचर्स देखे, डेफिनेशन ऑफ स्टेट आर्टिकल 12-13 देखा। उसके साथ साथ हमने देखा कि फंडामेंटल राइट्स के कौन कौन से फॉरेनर्स को दिए जाएंगे, कौन कौन से फॉरेनर्स को नहीं दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एक एक करके। हमारा सबसे पहला राइट है राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 to 18 है। तो यहाँ पे आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 हमें पढ़ना है। तो एक एक करके आर्टिकल्स पढ़ते हुए हम चलेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ आर्टिकल 14 की। आर्टिकल 14 बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ।
मतलब कानून के समक्ष सभी बराबर है। ऐसा नहीं है कि कोई एक प्रधानमंत्री है और एक साधारण इंसान है या कोई विदेशी है तो वो कानून के लिए अलग अलग होगा। लॉ सबके लिए बराबर है, क्राइम सबके लिए बराबर है, पनिशमेंट सबके लिए बराबर है। तो सिंपल सी टर्म में आर्टिकल 14 क्या कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ। मतलब कानून के समक्ष कोई भी इक्वालिटी को डिनाई नहीं कर सकता। ये जो है लॉ सभी के लिए बराबर है, ऑल पर्सन, चाहे कोई सिटीजन है, चाहे कोई फॉरेनर है, चाहे कोई लीगल पर्सन है, चाहे कोई कॉर्पोरेशंस के अंदर है, तो सभी के लिए कानून क्या होगा, बराबर होगा। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सभी से कानून को इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी। क्लियर? तो यहाँ पे इन दोनों वर्ड्स को एक्सप्लेन किया गया। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब क्या है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विशेष विशेष अधिकारों का अभाव सभी इस देश के समान कानून के अधीन है। मतलब अगर एक प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है और एक साधारण इंसान है, नॉर्मल पर्सन है, दोनों ने सेम क्राइम किया है तो कानून के लिए दोनों बराबर होंगे। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि कानून सभी को इक्वल प्रोटेक्शन देगा। कोई भी पर्सन अब कानून को अपने मनमानी ढंग से बेसिकली भेदभाव नहीं कर सकते, या कानून मनमाने ढंग से किसी एक पर्सन के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। एक्सेप्शंस टू इक्वालिटीज, अब देखो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अभी हमने कहा सब बराबर है, लेकिन कुछ लोग बराबर भी नहीं है। जैसे प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, हम सबको पता है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को इम्यूनिटीज मिलती है अंडर आर्टिकल 361 की, उन्हें कोई भी क्रिमिनल केस नहीं हो सकता पोस्ट पे रहते हुए। तो अब ये कानून के समक्ष बराबर नहीं रहे, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस आ गए। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन फॉर रिपोर्टिंग पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, जो संसदीय कार्यवाही है उसकी रिपोर्टिंग के संरक्षण में भी आर्टिकल 361 के तहत क्या मिलता है, प्रोटेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को कुछ इम्यूनिटीज मिलती है अंडर आर्टिकल 105 में पार्लियामेंट को और 194 में स्टेट लेजिस्लेचर को। और कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल से रिलेटेड भी आर्टिकल 31C इम्यूनिटाइज करता है। उसके साथ साथ कुछ फॉरेनर सोवर्ट्स को, डिप्लोमेट्स को और यूएनओ एजेंसीज को भी इम्यूनिटीज दी जाती हैं। नाउ व्हाट इज आर्टिकल 15? आर्टिकल 14 हमने देखा है, नेक्स्ट इज आर्टिकल 15। ये भी राइट टू इक्वालिटी से रिलेटेड है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। अभी तक हमने पढ़ा था कानून के लिए सभी बराबर हैं, अब मैं बात कर रहा हूं कि राज्य के लिए सभी बराबर हैं, सरकार के लिए सभी बराबर हैं। मींस जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने सिटीजन्स के साथ भेदभाव नहीं कर सकती, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ प्लेस। मतलब पहले तो कानून के लिए सभी बराबर थे, चाहे आम जनता है चाहे सरकार है। अब सरकार के लिए सभी बराबर है, सरकार क्या नहीं कर सकती, भेदभाव नहीं कर सकती। एक्सेप्शंस, अब यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शंस है कि सरकार स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड करती है वुमेन्स के लिए, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, एससी एसटी के लिए और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लिए। स्पेशल प्रोविजंस कहाँ कहाँ पर दिए जाएंगे, ये रिजर्वेशन मिलेगा इन्हें एजुकेशन में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में और टू प्रमोट इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। हमने कहा राज्य के लिए, देश के लिए, कानून के लिए या फिर सरकार के लिए सभी बराबर है, लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शनल है। सरकार उन लोगों को ज्यादा प्रमोट करती है, अलग से रिजर्वेशन देती है जो शेड्यूल्ड डिप्रेस क्लास होती हैं, जो बैकवर्ड क्लास होती हैं या जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है। ओके, यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया देख लेते हैं हम लोग ईडब्ल्यूएस के लिए कि क्या क्राइटेरिया है। ईडब्ल्यूएस के लिए क्राइटेरिया है कि जो फैमिली इनकम है वो 8 लाख या उससे कम होनी चाहिए। अब ये एक्सक्लूड होंगे इसके अंदर ऑन एसेट्स लाइक एग्रीकल्चर लैंड एंड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अबव स्पेसिफिक लिमिट्स। क्लियर? सो आर्टिकल 15 समझ आया। नेक्स्ट इज आर्टिकल 16 जो राइट टू इक्वालिटी से रिलेटेड है, जिसमें बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जो रोजगार है उसमें सबको क्या मिलने चाहिए, बराबर अवसर मिलने चाहिए। तो आर्टिकल 16 बेसिकली ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटेड इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पर कैसी बात कर रहा है, कौन कौन सी एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब सबको अवसर मिलने चाहिए, सबको इक्वल अवसर मिलने चाहिए। किसी भी सिटीजन्स के साथ भेदभाव नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस।
अब एक्सेप्शंस हर जगह देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो वही गवर्नमेंट ज्यादा फेवर करती है रोजगार के लिए किसको, बैकवर्ड क्लास जो बेसिकली एजुकेटेड रिप्रेजेंट नहीं है और उन्हें रिजर्वेशन प्रोवाइड करती है पदों में। उसके साथ साथ जो रिलीजियस और डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थान है, उनके लिए आवश्यक हो सकता है कि पदाधिकार किसी विशेष धर्म से संबंधित हो। तो यहाँ पर भी रिलीजन से रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा कि जो धार्मिक इंस्टीट्यूट है वहां पर स्पेसिफिक धर्म के लोगों को ही क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। उसके साथ साथ सरकार ने 10% ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन फिक्स किया है, जो हम पढ़ चुके हैं। तो फंडामेंटल राइट्स इक्वालिटी को तो प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन आपको ये भी कहीं ना कहीं साइड में लेके चलना पड़ेगा कि एक्सेप्शनल्स होगा सोशली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और अदर बैकवर्ड क्लास और इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास के लिए। उसके अलावा मंडल कमीशंस भी देख लेते हैं हम थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके थ्रू भी ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस को क्या मिला था, रिजर्वेशन मिला था। तो बीपी मंडल कमीशन जिसने 3743 बैकवर्ड क्लासेस को रिकॉग्नाइज किया था और 27% रिजर्वेशन दिलाया था ओबीसी को इन गवर्नमेंट जॉब्स। उसके साथ साथ रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हम पढ़ चुके हैं। 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 में 10% रिजर्वेशन दिया गया था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज में। इसके लिए क्राइटेरिया हम अभी समझ चुके हैं कि 8 लाख से कम एनुअल इनकम होनी चाहिए। नेक्स्ट इज आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 14 देखा है, 15 देखा है, 16 देखा है, अब हमारा है 17। 17 जो आर्टिकल है वो अबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी, छुआछूत को, असपृश्यता को। तो आपको पता है कि जो डिप्रेस क्लास होती थी उनके साथ छुआछूत चलती थी, तो अगर इक्वालिटी लेके आनी है तो हमें छुआछूत को, अनटचेबिलिटी को भी खत्म करना पड़ेगा। तो आर्टिकल 17 किसको खत्म करता है, किसको अबॉलिश करता है, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है। क्लियर? कैसे अबॉलिश करता है, कि असपृश्यता से उत्पन्न किसी भी विकलांग को लागू करना कानूनी दंडनीय अपराध। आप किसी के साथ भी रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे आप क्या नहीं कर सकते, उनके साथ छुआछूत या भेदभाव नहीं कर सकते। एंड राइट टू इक्वालिटी में हमारा लास्ट आर्टिकल होगा आर्टिकल 18, जो अबोलिश करता है कुछ टाइटल्स को एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्ट्रिक्ट। अब इसका मतलब क्या है, अब ब्रिटिश टाइम पे नंबरदार, जमींदार, ऐसे टाइटल्स दिए जाते थे, बड़े बड़े टाइटल्स होते थे, कुंवर साहब। तो इन टाइटल्स को खत्म करता है ताकि सोसाइटीज में क्या आ सके, इक्वालिटी आ सके। बट अगर कोई एकेडमिक टाइटल है जैसे भारत रत्न हुआ या कोई मिलिट्री टाइटल है, तो वो कंटिन्यू रहेगा। उसके अलावा जो टाइटल्स हैं जो ब्रिटिश एरा के टाइम पे दिए गए हैं वो खत्म कर दिए जाएंगे। उसके साथ साथ सिटीजन कैन नॉट एक्सेप्ट टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट विदाउट परमिशन। कोई भी नागरिक अगर भारत से परमिशन नहीं लेगा तो किसी फॉरेन स्टेट का कोई भी टाइटल बेसिकली स्वीकार नहीं कर सकता। उसके साथ साथ जो इंडियन ऑफिसर्स हैं या कोई भी होल्डिंग ऑफिसर है जिसने भारत में कोई पद अधिकार लिया हुआ है, वो भी कोई फॉरेन टाइटल अडॉप्ट नहीं कर सकता बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट के। इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे नेशनल अवार्ड लाइक भारत रत्न अपहेल्ड एज दे डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट हेरिडेटरी टाइटल्स। तो जैसे भारत रत्न, एकेडमिक, पद्मा अवार्ड, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ऐसे टाइटल्स आप अडॉप्ट कर सकते हैं। बट जो ब्रिटिश के टाइम पे कोई फॉरेन स्टेट देता है तो ऐसे टाइटल्स आप अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो ये था हमारा राइट टू इक्वालिटी। तो पहला फंडामेंटल राइट, उसके 4-5 मेजर आर्टिकल 14 टू 18 हमने समझे हैं। अब हमारा है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू 22। तो इसमें सिर्फ किसकी बात की गई होगी, फ्रीडम की बात की गई होगी, आजादी की बात की गई होगी। तो इस राइट टू फ्रीडम को हम देखेंगे 19 टू 22 मेजरली आर्टिकल्स हम समझेंगे। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले इसमें हम समझेंगे राइट टू फ्रीडम का आर्टिकल 19, प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स। सो राइट टू फ्रीडम 19 टू 22 जैसे मैंने अभी बताया है। सबसे पहले हम आर्टिकल 19 देखेंगे, जिसमें कितने तरह की फ्रीडम की गारंटी मिलती है, हमें 6 तरह की फ्रीडम्स की गारंटी मिलती है। तो 6 तरह की आजादी की बात करता है, जिसमें सबसे पहली आजादी हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने की और अभिव्यक्ति की आजादी। जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, वो अच्छे तरीके से अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने बिलीफ्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं थ्रू स्पीच, राइटिंग, प्रिंटिंग और एनी अदर मीन। अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस की
बेसिकली जो आजादी मिलती है प्रेस की वो भी इसी आर्टिकल के अंदर है। कमर्शियल एडवर्टीजमेंट की और राइट टू इंफॉर्मेशन भी हमारा किसके अंदर आता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो सूचना का अधिकार भी हमारा क्या है, एक तरह का फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19 क्लोज 1। सेकंड अगर मैं बात करूं 19 के अंदर ही हम बात कर रहे हैं राइट टू असेंबली पीसफुली। मतलब हम क्या हो सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित हो सकते हैं एक जगह बिना हथियार के, विदाउट एनी आर्म्स हम इकट्ठा हो सकते हैं, कलेक्ट हो सकते हैं। क्लियर। उसके साथ साथ इंक्लूडिंग राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग्स, पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन, उसके साथ साथ प्रोसेशन मतलब जुलूस भी हम निकाल सकते हैं। रेस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज ऑन ग्राउंड ऑफ सोवर्जिन एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड पब्लिक। उसके साथ साथ आर्टिकल 19 के अंदर हमें थर्ड टाइप की फ्रीडम मिलती है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस। मतलब हम कोई संघ और कोई एसोसिएशन किसी के साथ मिलके, किसी कंपनी में, किसी क्लब में, किसी यूनियन में, किसी राजनीतिक दल में, पॉलिटिकल पार्टीज में हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं। तो जो कोलैबोरेशन का राइट्स है, एसोसिएशन का राइट्स है, यूनियन का राइट्स है, ये भी हमारा 19 के क्लोज थर्ड के अंदर मिलता है। नेक्स्ट इज स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन ग्राउंड ऑफ सोवर्जिनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। तो राज्य भारत की संप्रभुता, अखंडता, सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के आधार पर उचित प्रबंधन लगा सकता है। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, जो पहले जम्मू कश्मीर में अलाउ नहीं था लेकिन अभी आप वहां भी अलाउ हो गया, तो यू कैन मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर कुछ ऐसा इशू है जहां पे प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स है या कुछ ऐसा देश हित के लिए वो है, तो गवर्नमेंट चाहे तो इम्पोजिशन लगा सकती है, रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। अदरवाइज आप पूरे इंडिया में क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट टू रिसाइड एंड सेटल एनीवेयर इन इंडिया। आप पूरे भारत में कहीं भी रह सकते हैं और कहीं भी क्या कर सकते हैं, सेटल हो सकते हैं। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो आप वेदर आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आप क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑक्यूपेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं, किसी भी प्रोफेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर। तो ये था आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम का फर्स्ट आर्टिकल। देन आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, जो क्राइम होता है, अपराध होता है, उसकी दोष सिद्धि से संबंध में कुछ आपको संरक्षण प्रोवाइड करता है। तो आर्टिकल 20 देख लेते हैं, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी कुछ किया वो आज के टाइम में क्राइम नहीं है, लेकिन 10 साल बाद अगर वो क्राइम है तो उसके लिए मैं दोषी नहीं होऊंगा, मुझे पेनल्टी नहीं दी जाएगी। अगर आज के टाइम पे वो क्राइम माना जाता है तभी उसके लिए मुझे पेनल्टी मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि आज वो क्राइम नहीं है, 10 साल बाद क्राइम है तो मुझे उसकी 10 साल बाद सजा मिलेगी। तो नो पर्सन कैन बी कन्विक्टेड फॉर एक्ट दैट वाज नॉट अ क्राइम व्हेन कमिटेड। मतलब जब मैंने किया तब उस टाइम पे वो क्या नहीं था, कोई क्राइम नहीं था। पेनल्टीज कैन नॉट बी इंक्रीज रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब उसके लिए पेनल्टीज नहीं बढ़ाई जा सकती। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी, जो दोहरे खतरे के विरुद्ध संरक्षण है, वो भी हमें यहीं पे मिलता है। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी कोई क्राइम किया, उसके लिए मुझे सजा मिल गई, एक बार मुकदमा चल गया, कुछ पनिशमेंट मिल गई, ऐसा नहीं है उसी सेम क्राइम के लिए मुझे दोबारा से पनिशमेंट मिलेगी। तो इसे डबल जियोपार्डी कहा जाता है कि एक क्राइम के लिए एक बार सजा। राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन, आत्मदोष सिद्धि के विरुद्ध अधिकार। इसका मतलब क्या, हम अपने आप को गवाह के रूप में या फिर एज अ विटनेस हम अपने आप को शो नहीं कर सकते। कोई भी पर्सन, या तो मैं ये कहूं मैंने क्राइम किया है तो भी सरकार को प्रूफ करना पड़ेगा, और मैं कह रहा हूं मैंने क्राइम नहीं किया है तो भी मुझे प्रूफ करना पड़ेगा, सरकार को प्रूफ करना पड़ेगा या ओपोजिशन को प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ इसने क्राइम किया है। क्लियर। तो ये था हमारा क्या, राइट टू फ्रीडम का आर्टिकल 20। अब राइट टू फ्रीडम का आर्टिकल 21, फ्रीडम कहां से कहां तक चलेगी, 19 टू 22। पता है हमें, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है ये।
अब ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। अब ये किस किस तरह की फ्रीडम्स हमें प्रोवाइड करता है देख लेते हैं। सबसे पहले अप्लाई टू सिटीजन एंड नॉन सिटीजन्स अलाइक। ये चाहे कोई भारत का नागरिक है चाहे कोई भारत का नागरिक नहीं है, ये सभी के ऊपर इक्वली क्या होता है, लागू किया जाता है या इम्पोज होता है। क्लियर? तो सभी के लिए बराबर लागू होगा, इक्वली ये लागू किया जाएगा। सेकंड, इनिशियल इंटरप्रिटेशन। अगर इनिशियल इंटरप्रिटेशन की बात करें तो गोपालन मामले में इसकी संकीर्ण व्याख्या केवल मनमाने कार्रवाई कार्यों के विरुद्ध संरक्षण के रूप में की गई है, और एक्सपेंडेड इंटरप्रिटेशन मेनका गांधी केस में इसमें किया गया है। तो अब एक एक बार देखते हैं कि अंडर आर्टिकल 21 हमें किस किस तरह की आजादी दी जाती है। राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, जो इंसान है वो डिग्निफाई तरीके से, गरिमापूर्ण तरीके से जीने का अधिकार देता है। राइट टू डिसेंट एनवायरनमेंट, हमें सभ्य वातावरण का अधिकार देता है। राइट टू लाइवलीहुड, हमें कमाने का, आजीविका का अधिकार देता है। राइट टू प्राइवेसी, हमें एकांतता का अधिकार देता है। और राइट टू शेल्टर, हमें आश्रय का अधिकार देता है। राइट टू हेल्थ, अच्छे हेल्थ की अधिकार देता है। राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, ये 21A में ऐड हुआ था, आगे पढ़ेंगे। राइट टू फ्री लीगल एड, हमें निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार देता है। उसके साथ साथ राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कॉन्फिनमेंट, इन ह्यूमन ट्रीटमेंट एंड बॉन्डेड लेबर, जो बेसिकली बंधुआ मजदूरी है उसके खिलाफ हमें क्या प्रोवाइड करता है, ये अधिकार प्रोवाइड करता है। राइट टू स्पीडी ट्रायल, फेयर ट्रायल एंड नॉट टू ड्राइव वन आउट ऑफ अ स्टेट, शीघ्र सुनवाई और राज्य से बाहर न निकाले जाने का अधिकार देता है। उसके साथ साथ ये हमें जो हिरासत में उत्पीड़न हो रहा है, आपातकालीन चिकित्सा सहायता और समय पर चिकित्सा उपचार से संबंधी अधिकार देता है, मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड। राइट टू ट्रेवल अब्रॉड एंड राइट टू रेपुटेशन, जो प्रतिष्ठा का अधिकार है और विदेश में यात्रा करने का अधिकार है वो देता है। राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार देता है, फैमिली पेंशन का अधिकार देता है, सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस का अधिकार देता है, नॉइस पॉल्यूशन से रिलेटेड अधिकार देता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से और अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड अधिकार। तो आर्टिकल 21 के तहत इतने सारे अधिकार हमें दिए जाते हैं। अब जैसे मैंने बताया आर्टिकल 21 से इसको बाद में ऐड किया गया था, ये हमें क्या देता है, राइट टू एजुकेशन। बाद में ऐड किया गया तो कब ऐड किया गया होगा इसे, 86 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में इसे ऐड किया गया था, जिसमें 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई है। तो ये 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें डीपीएसपी में आर्टिकल 45 ऐड किया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज का 51A और 21A ऐड किया गया था, जिसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन की बात की गई है। क्लियर यहां तक? और राइट टू फ्रीडम का हमारा लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल 22, प्रोटेस्ट अगेंस्ट एंड डिटेंशन। तो आर्टिकल 22 हमें अरेस्ट और डिटेंशन से रिलेटेड कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, गिरफ्तारी और नजरबंदी से। अब ये किस किस तरह की डिटेंशन से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ डिटेंशन। डिटेंशन दो तरह की हो सकती है, प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव होती है अगर हमें कन्विक्शन साबित हो गया है तो उसके बाद जो हमें मिलेंगी, और प्रीनिटिव्स होती है, प्रिवेंटिव्स होती है हमें जो हमारा दोष है, जो हमारा कन्विक्शन है उसे प्रूफ होने से पहले। अब इसके फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं, राइट अंडर ऑर्डिनरी लॉ, सबसे पहले अगर हमें अरेस्ट किया गया है तो हमें किन ग्राउंड पर अरेस्ट किया गया है ये इंफॉर्मेशन दी जाएगी। हमें कानूनी सलाहकार या सलाह लेने की बेसिकली राइट्स दिया जाएगा ताकि हम अपने आप को डिफेंड कर सकें। अरेस्ट होने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर हमें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, ये हमारा अधिकार है जो आर्टिकल 22 हमें देता है। अगर नहीं रिलीज किया जाता है 24 घंटे के बाद रिहा होने का अधिकार दिया जाएगा जब तक मजिस्ट्रेट द्वारा आगे अधिकृत न किया जाए। एक्सेप्शनल्स क्या हैं? ये जो राइट्स हैं ये एनिमी अलायंस के लिए नहीं है, मींस उन लोगों के लिए नहीं है जो शत्रु विदेशियां हैं, उनको जरूरी नहीं है इसी बेसिकली प्रोसीजर के थ्रू फॉलो किया जाए। अगर हम प्रिवेंटिव डिटेंशंस की बात करें तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशंस दोनों को दिया जाएगा, चाहे वो नागरिक है चाहे विदेशी है। तो apply to both citizens and alien detained under preventive laws, limited detention to 3 months unless an advisory board justified
लोंगर डिटेंशन। तो 3 महीने की अवधि तक सीमित है हिरासत की अवधि, जब तक कि सलाहकार बोर्ड लंबी हिरासत को उचित ना ठहराए। जो ग्राउंड है डिटेंशन का वो मस्ट बी कम्युनिकेटेड होना चाहिए, अवश्य बताया जाना चाहिए, बेसिकली हिरासत के आधार बताए जाने चाहिए, उनको छोड़कर जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। उसके साथ साथ जो बंदी है, जो डिटेनी है, जो अरेस्ट किया गया है, उसको बेसिकली अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जानी चाहिए, अवसर देने चाहिए, ताकि वो डिटेंशन ऑर्डर्स को चैलेंज कर सके। क्लियर? तो ये था हमारा राइट टू फ्रीडम, जिसमें हमने आर्टिकल 19 टू 22 समझा। नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। तो दो आर्टिकल्स पढ़ेंगे इसके अंदर, आर्टिकल 23 एंड 24। ब्रीफली अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो आर्टिकल 23 के अंदर है बेसिकली प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और 24 के अंदर है फोर्स लेबर। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें सबसे पहले हम आर्टिकल 23 पढ़ेंगे कि जो मानव तस्करी है ये उसको रोकता है, उसके साथ साथ फोर्स लेबर को भी रोकता है, और ये 24 चाइल्ड लेबर को रोकता है। तो आर्टिकल 23 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 23 है, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग से मतलब क्या है? मानव तस्करी को रोकता है। उसके अलावा बेगर जो होती है, फोर्स लेबर है, जबरदस्ती जो भीख मंगवाई जाती है, उसको रोकता है, और इसी तरह के सिमिलर फोर्स लेबर्स को भी रोकता है। ये राइट प्रोवाइड करता है, ये दिस राइट इज एनफोर्सेबल, ये एनफोर्सेबल है, ये लागू किया जाएगा बोथ स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। मतलब ना तो सरकार ऐसा कर सकती है, ना ही कोई प्राइवेट इंडिविजुअल किसी पर्सन के साथ ऐसा कर सकता है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो मानव तस्करी का मतलब क्या है? इंसानों को बेचना, खरीदना, इमोरल ट्रैफिकिंग, अनैतिक तस्करी, देवदासियां, स्लेवरी, गुलामी करवाना, ये सब क्या कहलाता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहलाता है। बेगर का मतलब क्या है? बिना पारिश्रमिक के अनिवार्य कार्य, जिसे बंधुआ मजदूरी के द्वारा 1976 के द्वारा समाप्त किया गया बेसिकली। तो कंपल्सरी वर्क विदाउट रिमनरेशन। फोर्स लेबर का मतलब क्या है? किसी को जबरदस्ती उसकी इच्छा के विरुद्ध क्या कराना? काम कराना। एक्सेप्शनल्स क्या है? यहाँ पर भी कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल्स होंगे। स्टेट कैन इम्पोज कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस लाइक मिलिट्री और सोशल सर्विस विदाउट पे। तो राज्य चाहे तो जो मिलिट्री सर्विसेज है और सोशल सर्विस है उनसे काम करा सकती है बिना पे के, लेकिन वहां पर भी धर्म और जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो आर्टिकल 23 था। नेक्स्ट इज आर्टिकल 24 विच इज प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर इन फैक्ट्रीज। तो जो बच्चों के साथ काम कराया, बेसिकली जो चाइल्ड लेबर होता है, ये उसको रोकता है। आर्टिकल 24 14 साल से कम बच्चों को फैक्ट्रीज, माइंस और कंस्ट्रक्शन में काम करने से रोकता है, कि कोई भी बच्चा जो 14 साल से कम उम्र का है वो फैक्ट्रीज में, माइंस में और कंस्ट्रक्शन में काम नहीं करेगा। उसके अलावा लेजिस्लेचर में एक एक्ट भी पास किया हुआ है, द चाइल्ड लेबर एक्ट या चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेटिंग एक्ट, जो 1986 में पास किया गया था, जो बेसिकली चाइल्ड लेबर को, बाल मजदूरी को रोकता है। जुडिशियल डायरेक्शन, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव सेट्स किए हुए हैं। कुछ रिहेबिलिटाइजेशन वेलफेयर फंड्स भी बनाए हुए हैं, जहां पर बच्चों की शिक्षा को मजबूत किया जाता है, हेल्थ को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, और बच्चों को न्यूट्रिशन, पोषक भी दिया जाता है, ताकि बच्चों की हेल्थ भी सुधरे और बच्चे एजुकेशन की तरफ ध्यान दें। रीसेंट डेवलपमेंट्स की बात करें चाइल्ड लेबर के लिए, तो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेटिंग अमेंडमेंट एक्ट 2016 में पास किया गया था, जिसे रिनेम किया गया चाइल्ड एंड एडोलेरेंस लेबर एक्ट 1986 का। क्लियर? तो ये था राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। हम सबको पता है, हम सबको धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, जो 25 से 28 तक आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया। आर्टिकल 25 टू 28 एक्सप्लेन अबाउट द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो सबसे पहले इसमें आर्टिकल 25 देखेंगे। आर्टिकल 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। तो फ्रीडम ऑफ कॉन्साइज एंड फ्री प्रोफेशन, आप किसी भी धर्म में हो, आप कोई भी धर्म में प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं किसी भी धर्म को, और क्या कर सकते हैं वहां पर? अपने बेसिकली बिलीफ्स के अकॉर्डिंग फॉलो कर सकते हैं।
इसमें अगर फ्रीडम ऑफ कंसाइंस की बात करें, इनर फ्रीडम इन रिलीजियस मैटर्स, मतलब आपके धार्मिक मामलों की आंतरिक आंतरिक स्वतंत्रता, राइट टू प्रोफेशन डिक्लेयर रिलीजियस बिलीफ ओपनली, आप खुलकर अपने धर्म को व्यक्त कर सकते हैं। राइट टू प्रैक्टिस, मतलब अपने धर्म के अकॉर्डिंग रिचुअल्स और सेरेमनीज, अनुष्ठान और समारोह फॉलो कर सकते हैं। क्लियर। उसके अलावा राइट टू प्रोपोगेट का मतलब क्या है, अपने बिलीफ के अकॉर्डिंग आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये सभी के लिए है, चाहे कोई सिटीजन्स है चाहे कोई नॉन सिटीजन्स है। नेक्स्ट आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैरिज रिलीजियस अफेयर्स, आप अपने धार्मिक जो संप्रदाय हैं और जो धर्म और धर्मार्थ उद्देश्य हैं उनसे रिलेटेड मामलों और संपत्ति के बेसिकली प्रबंधन का अधिकार आपको आर्टिकल 26 के अंदर मिलता है। इसके अंदर आप स्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, एडमिनिस्टर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज, जो आपकी अचल और चल संपत्ति है उसका प्रतिबंधन कर सकते हैं, मैनेज इंटरनल रिलीजियस अफेयर्स, जो आपके आंतरिक धार्मिक मामले हैं उनके प्रबंधन के लिए भी आप काम कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है 27, 26 में बता दिया रिलीजियस अफेयर्स मैनेज कर सकते हैं। 27 में आप धर्म से रिलेटेड कोई भी आपका धार्मिक संप्रदाय को बढ़ाने के लिए कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई भी बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें आप टैक्स के लिए आपको छूट दी जाती है। क्लियर। तो स्टेट फंड कैन नॉट बी यूज्ड टू फेवर और सपोर्ट एनी रिलीजियस फ्री, नो टैक्सेस कैन बी लीव फॉर सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन और रिलीजियस इंस्टीट्यूट। तो किसी भी धार्मिक इंस्टीट्यूट से क्या नहीं लिया जाता, टैक्स नहीं लिया जाता, तो यहाँ पे टैक्स की छूट दी गई है। और आर्टिकल 28 आपको पावर देता है, आपको अधिकार देता है कि आप किसी भी धर्म की बेसिकली अटेंड कर सकते हैं रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को, या फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो प्रोहिबिट करता है रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट wholly maintained by state unless established under trust acquires such instruction। तो एक आ गया धार्मिक शिक्षा में भाग लेने की स्वतंत्रता है, उसके साथ साथ कोई भी ऐसा धार्मिक संस्थान जो राज्य के थ्रू चलाया जा रहा है, जो देश की सरकार के थ्रू चलाया जा रहा है, वहां पर किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फोकस नहीं किया जाएगा। तो ये मेंशन है आर्टिकल 28 में। तो समझ आया। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमने समझा। अब है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो आर्टिकल 29 और 30 दो आर्टिकल्स में बटा हुआ है। तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की मैं बात करूं तो आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, जो भारत में माइनॉरिटीज हैं, जो भारत में अल्पसंख्यक हैं, ये उनकी भाषा को प्रोटेक्शन देता है, उनकी स्क्रिप्ट को प्रोटेक्शन देता है और उनके कल्चर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि बहुत जरूरी है माइनॉरिटीज की कल्चर्स को, लैंग्वेज को और उनकी स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट करके रखना। राइट टू कंजर्व कल्चर्स, यहां पर माइनॉरिटीज की कल्चर्स को कंजर्व करने का अधिकार है और उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में नॉन डिस्क्रिमिनेशन का अधिकार है कि बेसिकली माइनॉरिटीज के बेसिस पे, उनके धर्म, जाति, कास्ट के आधार के बेसिस पे किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इज आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज को पावर देता है कि वो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अपना या माइनॉरिटीज कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश कर सकते हैं और उसे अपने अकॉर्डिंग रन कर सकते हैं। तो ये एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस। ये माइनॉरिटीज के लिए राइट्स हैं। प्रोटेक्ट फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन ऑन दीज राइट इवन इफ देयर प्रॉपर्टी इज कंपल्सरी एक्वायर्ड। तो उनके साथ कोई भी माइनॉरिटीज के बेसिस पे स्टेट डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव नहीं कर सकता। क्लियर। एंड आवर लास्ट फंडामेंटल राइट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 32। इस जो फंडामेंटल राइट है, बी आर अम्बेडकर ने इसे सोल ऑफ द फंडामेंटल राइट भी कहा है। फंडामेंटल राइट की अंतरात्मा का है, आत्मा का है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये है जो हमें अबव फंडामेंटल राइट से प्रोटेक्शन देता है। अगर हमारा आर्टिकल 32 ना हो, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ना हो, तो बाकी फंडामेंटल राइट वेस्ट है। क्यों? लेट्स सपोज इससे ऊपर जितने भी हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, इनमें से कोई भी राइट हमारा अबॉलिश होता है तो उसके खिलाफ एक्शन लेने की पावर हमारे पास किस फंडामेंटल राइट में है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में। मतलब इसका इस्तेमाल करके ही हम सीधा कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। क्लियर। तो मैं कह रहा हूं कि आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके ही हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर आर्टिकल 32 ना हो तो हमारे फंडामेंटल राइट अगर अबॉलिश हो जाएं तो हमें प्रोटेक्शन ही ना मिले।
क्योंकि और किसी फंडामेंटल राइट में तो प्रोटेक्शन दी नहीं गई है, और सब में फंडामेंटल राइट एक्सप्लेन किए गए हैं, और 32 में क्या कहा गया है इनके रिलेटेड प्रोटेक्शन। तो इसलिए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को क्या कहा गया है, सोल ऑफ द फंडामेंटल राइट। ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं रिलेटेड टू अबव फंडामेंटल राइट। तो गारंटीड राइट हर सिटीजन को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाने की पावर देते हैं। पावर टू सुप्रीम कोर्ट, कोई भी पर्सन अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और उसके साथ साथ रिट भी जारी करा सकता है। तो ये 5 तरह की रिट्स होती हैं, अभी हम आगे समझेंगे भी व्हाट आर रिट्स। तो इसी के थ्रू, आर्टिकल 32 के थ्रू ही हम कहा जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। उसके साथ साथ ये हमें एम्पावर करता है कि हम अदर कोर्ट्स में भी अपने इश्यूज को लेके जा सकते हैं। अब इसकी भी कुछ इमरजेंसीज हैं। ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी, जब नेशनल इमरजेंसी लागू होगी, और ये आर्टिकल 395 में बताया गया है कि द राइट टू मूव ऑन कोर्ट फॉर एनफोर्सेबल ऑफ फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड बाय द प्रेसिडेंट। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि हमें इसको सस्पेंड करना है, तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे आर्टिकल 359 के तहत कोई भी पर्सन अपने फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए कहा नहीं जा सकता, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। तो यहाँ पर भी एक लिमिटेशन है। पर्पस एंड स्कोप, क्या पर्पस है आर्टिकल 32 का? सिंपली जैसे मैंने बताया, आर्टिकल 32 का पर्पस है प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो एक ही पर्पस है कि कोई हमारे फंडामेंटल राइट को वॉलेट ना करे, और ये हमें जुरिडिक्शन प्रोवाइड करता है कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करेगा और पब्लिक की हेल्प करेगा। ऑल्टरनेटिव रेमेडीज, जैसे हमने कहा है कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट हेल्प करता है रिट जारी करने में। तो अब एक बार हम रिट और देख लेते हैं जो आर्टिकल 32 में मेंशन की गई है। रिट की अगर आपसे डेफिनेशन पूछेगा तो आर्टिकल 32 में है, लेकिन रिट कौन जारी कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जारी कर सकते हैं आर्टिकल 32 और 226 के तहत। रिट्स क्या होती हैं? रिट्स ऐसे समझ लो हमारा एक तरह का फंडामेंटल राइट है जो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन होता है। तो एक एक करके समझते हैं। हैबीस कॉर्पस, टोटल 5 रिट्स हैं, ये पांचों पता होनी चाहिए। सबसे पहली रिट कौन सी जारी हो सकती है? हैबीस कॉर्पस। हैबीस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, टू ब्रिंग द बॉडी, या फिर हिंदी में इसे बंदी प्रत्यारक्षण कहते हैं। अब सिंपल सी लैंग्वेज में आप समझो, जैसे मुझे अनलॉफुल तरीके से सरकार ने या पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अब मेरा अधिकार है ना, अगर मुझे अरेस्ट कर लिया तो या तो मुझे रीजन तो क्यों अरेस्ट किया, या मुझे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो। मुझे अरेस्ट कर लिया जबरदस्ती और मुझे मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश नहीं किया, तो ऐसी कंडीशन में मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ। मैं से मतलब मेरा जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो भी मेरा फैमिली मेंबर होगा या मेरा लॉयर होगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट उस पुलिस ऑफिसर के लिए रिट जारी करेगा। उस रिट का नाम क्या होगा? हैबीस कॉर्पस, मतलब टू हैव द बॉडी, उस बंदे को जल्दी से जल्दी पेश किया जाए। तो अगर कोई जबरदस्ती किसी को कैद कर लेता है, चाहे वो प्राइवेट अथॉरिटी है चाहे कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी, तो ऐसी कंडीशन में हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से रिट जारी करा सकते हैं, जिसके थ्रू हमें उस अनलॉफुल तरीके से जो हमें डिटेन किया गया, अरेस्ट किया गया, उससे हमें छुटकारा मिलेगा। तो हैबीस कॉर्पस का मतलब समझ आया? बंदी प्रत्यारक्षण नाम से समझ सकते हैं कि किसी को अनलॉफुल तरीके से अरेस्ट किया गया है तो वो उसे छुड़ाने के लिए रिट जारी करा सकता है। नेक्स्ट इज मेंडेमस। मेंडेमस का मतलब वी कमांड, हम आदेश देते हैं। टू डू योर वर्क, अपना काम करो। अब इसका मतलब क्या है? कोई भी पब्लिक ऑफिसर है, कोई भी, लेट्स सपोज करो एक पुलिस ऑफिसर है जिसका काम है एफआईआर लिखना। मैं एफआईआर लिखने गया, उसने एफआईआर नहीं लिखी, तो उसका काम जो है वो अपना काम नहीं कर रहा है। ऐसी कंडीशन में मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से रिट जारी करा सकता हूं, जो एक रिट जारी होगी परमादेश मेंडेमस उस पर्सन के लिए कि टू डू योर वर्क, वी कमांडिंग, हम आदेश दे रहे हैं कि अपना काम करो। तो कोई भी ऐसी बेसिकली गवर्नमेंट अथॉरिटी जो जिस काम के लिए है वो अपना काम नहीं कर रही है, ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? रिट जारी करा सकते हैं। अब ये जो रिट है ये किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट जारी नहीं हो सकती, सिर्फ किसी पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट जारी हो सकती है। तो दोनों में डिफरेंस समझ आया? हैबीस कॉर्पस में जबरदस्ती कैद को छुड़ाया जाएगा, मेंडेमस में कोई अगर पब्लिक अथॉरिटी अपना काम नहीं कर रही है तो उसको काम करने के लिए बाध्य किया जाएगा। द थर्ड रेट इज प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? निषेध, जिसका अर्थ है मना करना। अब ये देखो, ये जो रिट है ना, ये दो कोर्ट्स के बीच में जारी की जाती है। लेट्स सपोज करो एक हमारा लोअर कोर्ट है, जैसे हाई कोर्ट हुआ, एक हमारा अपर कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट।
हाई कोर्ट कोई ऐसा काम कर रहा है जो उसके पावर में नहीं है, मतलब अपनी सीमा क्षेत्र से बाहर जाके काम कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट प्रोहिबिशन रिट जारी करके हाई कोर्ट को रोक सकता है, मना कर सकता है कि ये आपके अधिकार का क्षेत्र नहीं है, आप यहाँ पर कार्य या इससे रिलेटेड डिसीजंस नहीं ले सकते। तो मैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का तो एग्जांपल दे रहा हूं, कोई भी लोअर अथॉरिटी, लोअर कोर्ट अगर अपनी पावर से बढ़ के काम कर रहा है तो अपर कोर्ट डिसीजन दे सकता है, रिट जारी करता है, जिसे क्या कहा जाएगा, प्रोहिबिशन कहा जाएगा। सिरोरी, सिरोरी का मतलब होता है टू बी इन्फॉर्म्ड, सूचित किया जाना। ये भी दो केसेस कोर्ट के बीच में, लेट्स सपोज करो, या इसका मतलब होता है टू प्रोड्यूस सर्टिफिकेट। तो अगर हम सबको पता है एक लोअर कोर्ट में अगर मेरा केस चल रहा है और मैं उसके डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हूं, तो मैं इसे अपर कोर्ट में क्या करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं। तो इस केस को लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट में अपील किया जाएगा और हायर कोर्ट लोअर कोर्ट से डिमांड कर सकता है कि हमें सूचित किया जाए, हमें इन्फॉर्म किया जाए, उन सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस किया जाए जो तुम्हारे पास है। तो जब एक केस दूसरे कोर्ट, एक कोर्ट से या लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में अपील होती है, तो उस कंडीशन में सिरोरी रिट जारी की जाती है। एंड लास्ट इज क्यू वारंट, बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अधिकार से। लेट्स सपोज करो एक पर्सन है, उसने कोई एक पोस्ट होल्ड की हुई है, ना तो वो उसके लायक है, जैसे लेट्स सपोज कर लो किसी पोस्ट पर रिटायरमेंट एज 60 है लेकिन वो 62 साल तक भी उसने उस पद को हासिल किया हुआ है। क्लियर। तो ऐसी कंडीशन में उस पर्सन के खिलाफ रिट जारी हो सकती है, जिसे क्यू वारंटो कहा जाएगा, कि किस अथॉरिटी से, बाय व्हाट अथॉरिटी यू हैव होल्डिंग दिस पब्लिक ऑफिस। तो 5 रिट समझ आई। हबीस कॉर्पस, जबरदस्ती बंदी होगा उसे चढ़ाया जाएगा। हबीस कॉर्पस के बाद सेकंड है मेंडेमस, टू डू योर जॉब, अपना काम करो। प्रोहिबिशन, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट को अपर कोर्ट डिसीजन दे सकता है, एडवाइस कर सकता है कि तुम अपने अधिकार से बाहर काम कर रहे हो। सिरोरी में क्या होगा, टू प्रोड्यूस सर्टिफिकेट। और क्यू वारंटो में अगर कोई पर्सन अपनी पावर से ज्यादा या फिर किसी पोस्ट पर है बिना किसी बेसिकली अनाउंसमेंट के, या उस पोस्ट के वो लायक नहीं है फिर भी उस पोस्ट को होल्ड किया हुआ है, तो कौन सी जारी होगी, क्यू वारंटो। क्लियर। तो ये 5 रिट्स हैं जो हमने समझी हैं। नेक्स्ट, स्कोप ऑफ जुरिडिक्शन इन रिट्स का क्या है। इन रिट्स द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। तो सुप्रीम कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करने के लिए, और हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है ना सिर्फ फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करने के लिए बल्कि लीगल राइट्स को भी, जो ऑर्डिनरी लीगल राइट्स हैं उनको भी गारंटी करने के लिए, एनफोर्समेंट करने के लिए। टेरिटोरियल जुरिडिक्शन क्या है। सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट थ्रू आउट द इंडिया, हाई कोर्ट कैन इशू रिट देयर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। तो लेट्स सपोज करो यूपी का हाई कोर्ट है, उसका टेरिटोरियल जुरिडिक्शन यूपी के अंदर है, तो सिर्फ यूपी के पर्सन के लिए वो जारी कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑल ओवर इंडिया के लिए रिट जारी कर सकता है। आर्टिकल 33 एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट। जैसे अभी हमने आर्टिकल 33 पढ़ा है कि पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट आर्म फोर्सेस, पुलिस के फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकती है, रोक सकती है, और वो पर्सन सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते। उसके अलावा मार्शल लॉ वर्सेस नेशनल इमरजेंसी, अभी हमने पढ़ा था कि मार्शल लॉ के टाइम पे फंडामेंटल राइट को अबॉलिश कर दिया जाएगा, और नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे भी आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया जाएगा, 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जाएगा, और 359 आर्टिकल के तहत हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाके फंडामेंटल राइट को चैलेंज नहीं कर सकते। आर्टिकल 35 अभी हम लोगों ने पढ़ा है। आर्टिकल 35 के अंदर पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट कानून बना सकती है फंडामेंटल राइट को और मोर इफेक्टिव करने के लिए। और राइट टू प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि 44th अमेंडमेंट 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया, और एट प्रेजेंट वो किसका पार्ट है, आर्टिकल 300A का पार्ट है, एज अ लीगल राइट। एक्सेप्शंस टू फंडामेंटल राइट्स, क्या एक्सेप्शन है। आर्टिकल 31A सेव लॉज रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स। जो आर्टिकल 31A है वो उन लॉज को सेव करता है जो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो इन सबको किसके अंडर सेव किया जाएगा, आर्टिकल 31A। और एक और शेड्यूल याद रखना है आपको, 9th शेड्यूल। 31B प्रोटेक्टेड लॉज इन द 9th शेड्यूल फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। जैसा भी मैंने बताया है कि 31B क्या करता है, 9th शेड्यूल के अंदर उन लॉज को प्रोटेक्ट करता है जिनको जुडिशियल रिव्यू के लिए आगे नहीं भेजा जाना है। और आर्टिकल 31C इनिशियली प्रोटेक्टेड लॉ इंप्लीमेंटिंग सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल फ्रॉम बीइंग वॉइड ड्यू टू फंडामेंटल राइट वायलेटिंग।
अब क्रिटिसिज्म की बात करें अगर हम फंडामेंटल राइट को लेके, क्या क्रिटिसिज्म्स हैं? बहुत सारे क्रिटिसिज्म्स है, जैसे अत्यधिक सीमाएं, बहुत ज्यादा लिमिटेशंस हैं, लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव सोशल एंड इकोनॉमिकल राइट्स हैं, एम्बिगुअस इन लैंग्वेज, बहुत कंफ्यूजन है लैंग्वेज में, वल्नरेबिलिटी टू पार्लियामेंट अमेंडमेंट्स, मीन इन्हें पार्लियामेंट अमेंड भी कर सकता है, तो पार्लियामेंट कभी भी खत्म कर सकता है। उसके साथ साथ क्रिटिसिज्म फेल्स करते हैं सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसीज की, इन्हें इमरजेंसीज के टाइम पे क्या किया जा सकता है? सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था पूरा टॉपिक हमारा फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। यहाँ पर हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हैं जो जो फंडामेंटल राइट से बन सकते हैं। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सेशन कंप्लीटली। थैंक यू।